हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इस प्रकार से है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। इसके बारे में जानेंगे हम कि जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है और कैसे नेशनल इनकम बनती है। ये सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो हम आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश को राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय मीन्स किसी निश्चित समय अवधि में एक देश की सीमाओं के भीतर जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब इसमें वित्तीय वर्ष बोला है, तो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है वो होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष कहलाता है। उसमें एक वर्ष की समयावधि हो रही है और एक देश की सीमाओं के भीतर जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उनका जो बाजार में मौद्रिक मूल्य है वही क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब राष्ट्रीय आय का एक फॉर्मूला है, राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इट मीन्स की जो राष्ट्रीय आय है उसमें घरेलू सीमा की आय भी इंक्लूड होती है, प्लस उसमें से जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है, इट मीन्स कि कोई व्यक्ति इंडिया से आउट ऑफ कंट्री काम करने गए हैं तो जो सैलरी के बेसिस पे उसको मिलेगा वही क्या होगी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कहलाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम राष्ट्रीय आय प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जो जन्मदाता है उनको माना जाता है साइमन कुजनेस्ट को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति यानी कि नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। अब हम देखेंगे आगे भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है। तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने की जो वृद्धि की दर में मंदता है ये कारण है उसका उच्च पूंजी उत्पादकता अनुपात और जनसंख्या की वृद्धि की ऊंची दर। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत यानी कि सेविंग सर्वाधिक योगदान करते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में बचत में सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र का माना जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। तो भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा भौतिक परिसंपत्तियों का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो जो पर कैपिटा इनकम है वो बिहार में है। ठीक है, देखते हैं भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने कब किया था। तो 1867 से लेकर के 68 में किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी, पर कैपिटा इनकम, वो बताई थी 20 रुपीज। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो गोवा में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, क्योंकि गोवा क्या है, एक पर्यटक स्थल है, इसीलिए यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो सर्वाधिक मानी जाती है। और नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय संबंध को नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। जो नेशनल इनकम सोर्सेज होते हैं इनका जो आकलन किया जाता है वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है। पहले इसको बोला जाता था केंद्रीय सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका नाम बदल के यहाँ पे ऑफिस हो गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO
तथा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय करके किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय किया गया है? तो CSO प्लस NSO, CSO प्लस NSSO को मिला करके बनेगा NSO। यहाँ पे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हिंदू वृद्धि दर यानी कि हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो ये है नेशनल इनकम से, राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि MC21 मिशन मोड प्रोडक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो जो MC21 मिशन मोड प्रोजेक्ट ये किया गया भारतीय मामले के मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई से क्या तात्पर्य है? अब तो यहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था आय है, तो खुली ओपन इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है? आयात और निर्यात होता है, उसे क्या बोलते हैं? खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। देन जिसमें आयात और निर्यात नहीं होता है उस अवस्था को बंद अर्थव्यवस्था माना जाता है। तो यहाँ पे y का मतलब है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सकल घरेलू उत्पाद इजुकस टू उपभोग जिसे C से डिनोट किया गया है, सकल घरेलू निवेश I, सरकारी व्यय जी और निर्यात को x से और आयात को यहाँ पे m से डिनोट किया गया है, जहाँ पे C कंपटीशन एंड ग्रोस, I का होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एंड जी होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, एंड एक्स फॉर होता है एक्सपोर्ट, एंड एम फॉर होता है इम्पोर्ट। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई का यहाँ पे तात्पर्य था C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C यहाँ पे होता है उपभोग, I होता है यहाँ पे सकल निवेश, और G होता है सरकारी व्यय, और X होता है यहाँ पे आयात, और M होता है यहाँ पे निर्यात। ठीक है, X क्या होता है? निर्यात होता है, और M क्या होता है? यहाँ पे आयात होता है। अब देखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? तो जीडीपी के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था वो है इंडिया। ठीक है, अब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी आए यहाँ पे, तो जीडीपी का अर्थ होता है एक निश्चित समयावधि में एक देश की सीमाओं के भीतर जिन वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी कहते हैं। उसमें विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय होती है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, वही क्या कहलाती है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर सकल जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। इसमें मुद्रास्फीति प्लस मुद्रा संकुचन और जो इनडायरेक्ट कर होता है उसको इसमें इंक्लूड करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? नॉमिनल जीडीपी यानी कि जीडीपी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्रास्फीति आया है, तो मुद्रास्फीति से तात्पर्य जब क्या होता है? पैसे की वैल्यू गिर जाती है और वस्तुओं का कीमत क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है, तो वह कंडीशन होती है मुद्रास्फीति की। मुद्रा संकुचन, संकुचन मीन्स सिकुड़ना, मुद्रा में कमी आना। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो किसी व्यक्ति पर इनडायरेक्ट तरीके से लगाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। इसमें इट मीन्स कि जो अप्रत्यक्ष कर होता है उसमें जो ऋण वहन का भार होता है वो डायरेक्टली नहीं होकर के इनडायरेक्टली तरीके से होता है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये होता है सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर से। नाउ नेक्स्ट देखते हैं भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का 46% यहाँ पे योगदान है। नेक्स्ट देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का, जीएनपी क्या है? तो ये राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। जीएनपी के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल
स्टैटिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो स्थापना थी सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष जोड़ दिया गया है? तो ये किया गया है 2011 से 12। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन भारत में किसने किया था? तो सर्वप्रथम तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी उसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। बट जो वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का प्रतिपादन किया था भारत में वो किया था वी.के. राव ने वर्ष 1931 से लेकर के 32 तक। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य से क्या तात्पर्य है? तो अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य से तात्पर्य होता है आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम, यही क्या कहलाता है? बाह्य मूल्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट्स है। पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस का जन्म कब होता है? कब कब हुआ था? 29 जून को हुआ था। तो उनकी स्मृति में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।